तो स्वागत है तुम सबका एक और वीडियो में। मेरा नाम तुम अब तक समझ ही गए होगे, सामने लिखा हुआ भी आ रहा है अध्यापक। और हम इस सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, हम इस सीरीज़ में सीए फाउंडेशन की मैथ्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 पे थे हम, अभी अभी स्टार्ट किया हमने। और रेशियोज़ का जो भी टॉपिक है और रेशियोज़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम्हारे मॉड्यूल में, वो सारे के सारे पिछली वीडियो तक कवर हो चुके थे। एक्सरसाइज 1A जो है वो भी पूरी कवर कर ली थी हमने 2 वीडियोज़ में। देखना चाहो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, देख सकते हो। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 में 4 टॉपिक्स थे, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस और लॉगरिथम्स। उसमें से हम दूसरा टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, प्रोपोर्शंस। ये होता क्या है और कैसे इसको यूज़ करते हैं और कुछ एग्जांपल्स इसके इसी वीडियो में कवर करेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? क्योंकि तुम्हें सारा कंटेंट अगर चाहिए तो तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर भाई मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह ही रह जाऊँगा तुम्हारे रिकमेंडेड पेज पे। तो तुम सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और तुम भी मेरी वीडियोस को मिस ना करो, दोनों का फ़ायदा है, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, बट उससे पहले एक कूल इंट्रो। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा तुम्हारे मॉड्यूल पे आ चुका हूँ। और तुम्हें पता है हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, रेशियोज हमारा हो चुका है, प्रोपोर्शंस को हमें स्टार्ट करना है। तो चलते हैं प्रोपोर्शंस की तरफ। और ये जो मॉड्यूल है ये मई और नवंबर के लिए एप्लीकेबल है, 2022 की बात कर रहे हैं। तो अगर तुम नवंबर के लिए भी इस वीडियो को देख रहे हो तो बिल्कुल सही है, तुम्हारा मॉड्यूल भी बिल्कुल एज इट इज़ इसके जैसा ही है, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हम आ गए मॉड्यूल पे और प्रोपोर्शंस हमें समझना है। अब देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तुमने रेशियोज़ मेरे से पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, ठीक है? क्योंकि रेशियोज़ और प्रोपोर्शंस थोड़ा सा लिंक्ड है आपस में। अगर नहीं भी हल्का फुल्का भी तुम्हें रेशियोज़ पता है तो तुम्हें प्रोपोर्शंस समझ आ जाएगा। प्रोपोर्शंस क्या होता है, दो रेशियोज़ को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है, या फिर तुम कह सकते हो इक्वेट करते हैं, कंपेयर करते हैं या इक्वेट करते हैं दो रेशियोज़ को, तो उसे कहते हैं हम प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शंस, कुछ भी कह लो। अब रेशियो क्या होता था तुम्हें पता है, दो नंबर्स को, दो सेम टाइप के नंबर्स को कंपेयर करना। प्रोपोर्शंस क्या होता है, दो रेशियोज़ को कंपेयर करना या इक्वेट करना, ठीक है? तो अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। अब एक बार बोर्ड पे चढ़ के तुम्हें समझाता हूँ कुछ। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि रेशियो में दो जो नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए या अलग टाइप के? ऑफ कोर्स वो सेम टाइप के होने चाहिए। हम एक बंदे की हाइट को उसके मैथ्स में मार्क्स से कंपेयर नहीं कर सकते रेशियोज़ में। प्रोपोर्शन में क्या है, हमें दो रेशियोज़ को कंपेयर करना है। मान लो एक रेशियो है तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के मार्क्स का। तुम्हारे आए हैं 40, उसके आए हैं 30, 50 में से खुश हो जाओ दोनों, ठीक है? तो ये तुम्हारे मार्क्स आए हैं, तो इनका रेशियो क्या बना, 4:3। ये एक रेशियो हो गया। अब दूसरा रेशियो, मान लो कोई दूसरा हमारे पास रेशियो है तुम दोनों की हाइट का, और तुम दोनों की हाइट एकदम सेम है, 5 फीट मान लेते हैं, ठीक है? तुम्हारी भी और तुम्हारे दोस्त की भी। तो क्या इन दोनों के बीच में रेशियो बनाया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि सेम टाइप के हैं, इन दोनों का यूनिट सेम है, इसलिए हम कंपेयर कर सकते हैं और रेशियो बना सकते हैं। तो 1:1 आएगा रेशियो। अब ये दो रेशियो हमारे पास आ गए, ठीक है? इन दोनों रेशियो को जब हम आपस में इक्वेट करते हैं ना, तब प्रोपोर्शन बनता है। मतलब 4:3 = 1:1 जब हम करते हैं तब जाके प्रोपोर्शन बनता है। अब ये एग्जांपल जो मैंने लिया था ये प्रोपोर्शन का एग्जांपल नहीं है, बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये इक्वल है ही नहीं आपस में। 4/3 इक्वल नहीं होता 1/1 के, इसलिए ये एग्जांपल गलत है। लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैंने ये बताया कि दो रेशियोज़ को आपस में इक्वेट करना। अब ये भी समझेंगे कि दो रेशियो कैसे होने चाहिए, क्यों, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सब कुछ समझेंगे। तुम्हें बेसिक आइडिया मिल चुका है, ठीक है? अब मॉड्यूल में चलते हैं। मॉड्यूल में तुम्हें यही चीज़ दिख रही है, वो लोग कह रहे हैं कि इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इक्वालिटी मतलब इक्वेट करना, इक्वल की फॉर्म में, मतलब A/B = C/D, तो उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शंस, ठीक है? 4 क्वांटिटीज़, 4 क्वांटिटी तुम्हें दिख रही हैं, 4 होनी चाहिए, आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन इफ़, ये चीज़ ये मैंने बता दी तुम्हें, 4 क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में तभी होंगी
जब A रेशियो B इज इक्वल्स टू C रेशियो D होगा। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। ये नहीं समझ आया? देखो, इक्वल की जगह पे ना, यहाँ पर इक्वल था, इसकी जगह पे, इस इक्वल की जगह पे तुम यहाँ पर 2 कॉलन भी डाल सकते हो और ये पता लग जाएगा कि तुम प्रोपोर्शंस दिखा रहे हो 4 नंबर्स के बीच में। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, इसका मतलब क्या होगा, A रेशियो B इज इक्वल्स टू C रेशियो D है। इसका मतलब ये हो सकता है ना कि A बाय B इज इक्वल्स टू C बाय D है। वही चीज़ इन्हें यहाँ लिख दी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AD इज इक्वल्स टू BC हो गया। ये चीज़ सिंपल थी बिल्कुल, और यही इनने यहाँ पर बता रखा है। इतनी सी चीज़ अगर तुम्हारी हो गई तो तुम्हारा इंट्रो हो चुका है, प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, बस इतना ही था। तो मैं ये चीज़ पता होनी चाहिए कि दो इक्वेशन जो दो रेशियोज़ को हम इक्वेट कर रहे हैं वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, AD इज इक्वल्स टू BC होता है। ये कैसे बना ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन चुका है। इसका यूज़ क्वेश्चंस में हो सकता है। वो पता है क्या करेंगे, वो कहेंगे 3 नंबर हैं 1, 2 और 3। अब बताओ चौथा नंबर क्या होगा, यहाँ पर x की जगह पे चौथा नंबर क्या डालें कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में आ जाए। तो तुम क्या करोगे, तुम पता क्या करोगे, एक मिनट रुको, तुम्हें करना पड़ेगा 1/2 इज इक्वल्स टू 3/x। फिर यहाँ पर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ फोर्थ नंबर क्या आएगा, 6। नहीं समझ आया, दोबारा समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये A है, एक मिनट, ये B है, ये C है और ये D है। तो BC मतलब B इंटू सी इज इक्वल्स टू D इंटू A है। तो इसका मतलब 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू कुछ है। 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू क्या होगा, 6 होगा। तो D की वैल्यू 6 आ जाती है। ऐसे भी देख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना के भी देख सकते हो। क्वेश्चंस हैं आगे इस पर, तभी मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। नाम है ये दो, जो A और D होते हैं उन्हें कहते हैं एक्सट्रीम्स, और जो B और C होते हैं उन्हें कहते हैं मीन्स। कैसे, देखो, A रेशियो B इज इक्वल्स टू, या 2 कॉलन्स, C रेशियो D। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब A और D जो है ना वो एक्सट्रीम पे बैठे हैं। एक्सट्रीम मतलब एकदम किनारे पे, तो इन दोनों को हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। और B और C को हम मीन्स कहते हैं क्योंकि ये मिडल में है, मिडल टर्म्स, इसलिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई, बस इतना ही था इसमें। आगे देखते हैं। ये हो चुका है हमारा, ये हो चुका है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ। BC इज इक्वल्स टू AD है। अब AD क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है। ये दोनों एक्सट्रीम्स है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हो गया, और ये दोनों हमारे मीन थे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया। आई होप इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाम मुश्किल ही आएगा, इनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, आगे करेंगे, और काफ़ी ईजी है, तुम्हें दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। तुम खुद भी ट्राई करोगे तब भी हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चंस देख लेना, बाकी खुद ट्राई करना। नहीं होंगे तो वीडियो मेरी पड़ी हुई है। चलते हैं आगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट से हमने ये रूल बनाया था, ये तुम्हें मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को तुम्हें बतानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। बोर्ड पे चलते हैं। बात कुछ ऐसी है कि तुम्हें मैंने बताया कि 4 नंबर्स होने चाहिए तभी प्रोपोर्शन बनेगा। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला A, B, C और D ये 4 होंगे तभी तो हम A रेशियो B निकालेंगे और C रेशियो D निकालेंगे, और फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे और बताएंगे कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं 3 नंबर ही दूँ तुम्हें, A, B एंड C, और तुम्हें कहूँ कि ये तीनों प्रोपोर्शनल हैं, ऑलरेडी हैं, इन्हें किसी चीज़ की नीड नहीं है। तो इसका मतलब पता क्या होगा कि तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रोपोर्शंस में तो तुम्हें 4 नंबर चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें 3 नंबर दे दिए ना और कहा कि ये प्रोपोर्शनल है ऑलरेडी, तो इसका मतलब जो बीच वाला नंबर है वो 2 बार है उस प्रोपोर्शन में। कैसे, बताता हूँ। अगर A, B और C प्रोपोर्शनल होंगे ना तो इसका मतलब होगा ये A रेशियो B इज इक्वल्स टू B रेशियो C। ये कैसे, अभी मैंने तुम्हें बोला कि 4 नंबर चाहिए तुम्हें प्रोपोर्शनल बनाने के लिए, तो 4 नंबर कहाँ से आएंगे, 4 नंबर A, B और C में से तो आ नहीं सकते, इनमें से किसी एक को 2 बार लेना पड़ेगा, और बीच वाले को लिया जाता है। तो अगर तुम्हें दे रखे हैं 3 नंबर तो तुम बीच वाले को 2 बार करो, और A रेशियो B इज इक्वल्स टू B रेशियो C लिखो। अब इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, A बाई B इज इक्वल्स टू B बाई C हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, AC इज इक्वल्स टू B इंटू B, या फिर B स्क्वायर, B इंटू B स्क्वायर एक ही बात है। तो ये चीज़ आ जाती है, और इससे हम B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि होगी
रूट ए सी, बी की वैल्यू रूट ए सी तो होगी। आप खुद देखो, हमने स्क्वायर रूट को इस साइड भेज दिया तो रूट मतलब स्क्वायर को जब हम राइट लेफ्ट साइड भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ना। ये चीज़ हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं और अभी तक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको देते हैं 1 x और 5, ये तीनों के तीनों आपस में प्रोपोर्शनल है, तो x की वैल्यू बताओ। अब आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 5 है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी है, तो x की वैल्यू क्या होगी, √5। सही है, क्लियर है। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब एक ऐसा टॉपिक आ रहा है जो ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर हैं तो बताना मेरा फ़र्ज़ है, बताता हूँ तुम्हें। हमने अभी बात करी 3 नंबर से हम प्रोपोर्शन बना सकते हैं, 4 नंबर से हम प्रोपोर्शन बना सकते हैं, लेकिन क्या 5, 6, 7 और ऐसे कितने भी नंबर हो उनसे हम प्रोपोर्शंस बना सकते हैं? तो उसका आंसर है हाँ। देखो, 2 नंबर्स को तुम आपस में जब कंपेयर करोगे ना तो तुम रेशियो बनाओगे, प्रोपोर्शन कभी नहीं बन सकता। लेकिन अगर तुम 3 नंबर को प्रोपोर्शन में बनाना चाहो तो तुम बना सकते हो प्रोपोर्शन में। 4 नंबर का भी तुम्हें पता है, लेकिन 5, 6 या उससे ज़्यादा नंबर्स को हम कैसे प्रोपोर्शनल करते हैं एक दूसरे के, वो देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले उसका नाम होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड है भाई, ये 4 से ज़्यादा है, इसमें ख़त्म नहीं हो रहे, इतने हैं। कैसे लिखते हैं इसको, मान लो तुम्हारे पास, बोर्ड पे चलते हैं, मेरे को लगता है यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है लिखने की। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मान लो तुम्हारे पास 10 नंबर है, ए से लेके ABC ऐसे कर करके जे तक, ठीक है, जे तक तुम्हारे पास 10 नंबर्स हैं। इनको प्रोपोर्शनल, ये लोग प्रोपोर्शनल हैं, मान लो तुम्हें ये चीज़ गिवन है कि ये सारे के सारे नंबर्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं, तो तुम कैसे इन्हें लिखोगे, मैं बताता हूँ। तुम्हें क्या करना है, हर दो मतलब हर तो नहीं, अगर तुम आगे से चलोगे तो A/B इज इक्वल्स टू B/C इज इक्वल्स टू C/D, ऐसे कर करके तुम्हें सारे के सारे जो जितने भी ये टर्म्स बन सकते हैं ये सारे के सारे इक्वेट करने हैं, जितने भी रेशियोज बन सकते हैं उन सबको इक्वेट करना है, और तब जाके एक प्रोपोर्शन बनेगा जिसका नाम होगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखो कैसे, इसी केस में दिखाता हूँ। D और E के साथ बनेगा, E और F के साथ बनेगा, तो ऐसे जितने भी बनते हैं मैं लिख देता हूँ उनको, फिर तुमसे मिलता हूँ। तो ये मैंने सारे के सारे लिख दिए, थोड़ी सी राइटिंग बेकार है लेकिन एडजस्ट कर लो। A और B के साथ बनता था, B और C के साथ बनता था, C और D के साथ बनता था, ऐसे जितने भी बनते थे मैंने सारे लिख दिए। और तुम देखोगे तो ये कितने हैं, ये 9 है, मतलब 10 थे हमारे पास नंबर्स, तो एक कम बन के 9 रेशियोज हमारे पास आ गए। कोई बात नहीं, इसका भी कोई यूज़ नहीं है, लेकिन बता दिया मैंने, एक कम करके आते हैं रेशियोज। अब क्या ये एक कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है? बिल्कुल है। क्यों? देखो, क्यों तो तुम्हें पता है, क्योंकि हमें गिवन था। आगे देखते हैं अभी हम इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इन सबको फ्रैक्शंस में लेके जाएंगे, A/B इज इक्वल्स टू B/C ऐसे कर करके, तो ये मैंने लिख दिया। अब क्या यूज़ हुआ इसका? इसका कोई भी यूज़ नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, मेरे को बस तुम्हें एक बेसिक आइडिया देना था कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, और वो मैं दे चुका हूँ। तुम्हें समझ आ रहा है, तुम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हो, रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो तुम्हें कैसे सॉल्व करना है और आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई करने के लिए 4 से ज़्यादा अगर टर्म्स हैं उसमें, तो वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करना है? फ्रैक्शंस में लिखने हैं उन 5 नंबर को। फ्रैक्शंस में लिखना तुम जानते हो। अगर तुम्हें मान लेते हैं 1 2 3 4 5 दे रखा है, तो तुम्हें बोल रखा है कि मान लो ये है नहीं वैसे प्रोपोर्शन में, लेकिन मान लो कि ये प्रोपोर्शन में है, तो तुम इसे कैसे लिखोगे? तुम लिखोगे 1/2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 3/4 इक्वल टू 4/5। ये लिखने के बाद तुम्हें इसको इक्वल करना है किसी भी एक कांस्टेंट के या कुछ भी तुम ले लेना है यहाँ पर, और फिर तुम्हें ऊपर वाली टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी डिटेल में समझेंगे, तुम्हें अभी शायद ना समझ आए, बेसिक आइडिया तुम्हें लग चुका है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो इसे बाद में देखेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन समझ आ गया। अब देखते हैं बुक में क्या है, ठीक है। यहाँ पर एक नोट दे रखा है जो कि तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। एक रेशियो में ए और बी जो 2 क्वांटिटीज़ होती हैं वो दोनों सेम काइंड की होनी चाहिए। मतलब अगर एक स्पीड है तो दूसरी भी स्पीड, एक हाइट है तो दूसरी भी हाइट, एक मार्क्स हैं किसी के तो दूसरे भी किसी के मार्क्स होने चाहिए, तभी वो क्वांटिटी रेशियो कहलाती है। लेकिन प्रोपोर्शन में अगर हम 2 रेशियोज़ को इक्वेट करते हैं
तो वो जो क्वांटिटीज़ है ना वो सेम टाइप की हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या कह दिया, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ तुम्हें। अगर हम एक प्रोपोर्शन में क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो वो सेम टाइप की ना भी हो तब भी चलेगा। हाइट को वेट के साथ कंपेयर करो, वेट को मार्क्स के साथ कंपेयर करो, कुछ भी करो तुम, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोपोर्शनल बन जाए अगर नंबर्स तो हम कह देते हैं कि प्रोपोर्शन में है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं फर्स्ट टू क्वांटिटीज शुड बी ऑफ द सेम काइंड, मतलब जो पहली दो क्वांटिटीज़ हैं ए बी, वो तो अब भी एक ही तरीके की होनी चाहिए। कई बच्चों को डाउट आएगा क्या चारों के चारों अलग हों, मतलब हाइट वेट और मार्क्स इन तीनों को हम प्रोपोर्शन कर दें, बिल्कुल नहीं। जो पहली दो क्वांटिटीज़ हैं वो एक ही तरीके की होनी चाहिए, दूसरी दो एक ही तरीके की होनी चाहिए। और ये नहीं है कि मतलब पहली दो और दूसरी दो आपस में अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, लेकिन अगर हम देखें ए बी और सी डी को तो वो एक तरीके की होनी चाहिए। अब अगर एक तुमसे मैं सवाल पूछता हूँ, तीन नंबर्स हैं ए बी एंड सी, ये तीनों प्रोपोर्शनल हैं, तो क्या इनकी टाइप जो है, इनका जो काइंड है वो सेम होगा या अलग अलग काइंड के होंगे? सोच लो वीडियो पॉज करके। दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। तीन नंबर्स हैं, ये तीनों प्रोपोर्शनल है, क्या इन तीनों का सेम यूनिट होगा या सेम काइंड के होंगे ये? ठीक है, सोच लिया? इसका आंसर है यस, होंगे। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों का काइंड सेम है, ये दोनों सेम यूनिट के हैं और ये दोनों भी सेम यूनिट के हैं, तो इसका मतलब ए और सी भी सेम यूनिट के होंगे। तो ये तीनों आपस में सेम यूनिट के होंगे तब ये प्रोपोर्शनल होंगे। हाँ, चार में ऐसा केस नहीं है, अगर चार नंबर्स होते हैं तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, लेकिन तीन का ये केस था तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस देखते हैं। इलस्ट्रेशन 1 क्या कह रही है? ₹6 रेशियो ₹8 इज इक्वल्स टू 12 टॉफ़ीज़ रेशियो 16 टॉफ़ीज़। तुम्हें ये दिख रहा है, यहाँ पर रुपीज़ है यूनिट और यहाँ पर है टॉफ़ीज़, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपोर्शनल है ये, बिल्कुल है। क्यों? चेक कैसे करना है प्रोपोर्शनल है या नहीं? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होना चाहिए। एक्सट्रीम्स क्या है यहाँ पर? 16 और 6, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? आई थिंक 96 होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 96 होता है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है मतलब 12 और 8, इनका भी प्रोडक्ट 96 होना चाहिए। क्या होता है? बिल्कुल होता है। तो ये चीज़ जैसी ही हमें पता लगी, इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यही था बस। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 कह रहा है द नंबर्स दिस 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 एंड दिस, चार नंबर्स गिवन है, 2.4 3.2 1.5 और 2, ये दोनों प्रोपोर्शनल है या नहीं यही देख लेते हैं। क्योंकि इस चीज़ में कोई सॉल्यूशन तो गिवन है नहीं, तुम्हें बस समझा रखा है, तो हम खुद ही चेक करेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो एक्सट्रीम्स क्या है इधर। एक्सट्रीम्स तुम्हारे पास हैं 2.4 और 3 तुमसे मैं मिलता हूँ। ओके, अब सब ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले तो एक्सट्रीम्स कौन से हैं? 2.4 एक एक्सट्रीम है और 2 एक एक्सट्रीम है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? 2.4 इंटू 2 तुम कर सकते हो, कैलकुलेटर तुम्हारे पास होना चाहिए हमेशा। 4.8 आएगा, ये तो आसान था, तो हमें पता है। अब तुम देखो 3.2 इंटू 1.5 क्या होता है? क्या ये भी 4.8 होता है? तो आंसर है बिल्कुल होता है, ये भी 4.8। तो दोनों अगर इक्वल हैं तो ये चारों के चारों नंबर प्रोपोर्शनल हो गए। बस इतनी सी बात थी, कहानी ख़त्म पहले एग्जाम्पल की। सेकेंड एग्जाम्पल पे बढ़े। कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट्स खुली पड़ी है, मैंने बंद नहीं कर रखी। कमेंट करो, डाउट पूछो अपना, मैं रिप्लाई कर दूंगा क्योंकि मैं वेला बैठा पड़ा हूँ। एग्जाम्पल 2 देखते हैं बोर्ड पे चल के। तो ये कर लिया एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने कॉपी, और आई होप फ़ोन में भी विजिबल होगा, अब तो काफ़ी बड़ा कर दिया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करो अगर ये चार नंबर प्रोपोर्शनल हैं। आपको कैसे पता ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शनल है? ये साइन देख के, अगर ये साइन दे दिया तो चारों नंबर प्रोपोर्शनल कह रहा है क्वेश्चन, तो तुम्हें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ऐसे ही निकलेंगे सर हर क्वेश्चन। एक्सट्रीम्स क्या है इधर? 10/3 एक्सट्रीम है और 5/4 एक्सट्रीम है। एक बार दोबारा समझाऊं क्या? चलो क्वेश्चन कॉपी करता हूँ नीचे। तो ये कर दिया मैंने क्वेश्चन दोबारा से कॉपी। यहाँ पर दो कॉलम्स थे, मैंने इक्वल लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब देखो ये चारों के चारों आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा। एक्सट्रीम्स क्या है? ये और ये, तो इन दोनों को इक्वल, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करो, ऐसे ही प्रोडक्ट फाइंड होगा। इसको हमने इक्वल पुट करना है इन दोनों के प्रोडक्ट से। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? x इंटू 5/2,
अब सॉल्व करना काफ़ी आसान है, तुम्हें पता है दोनों इक्वेशंस के अगर दोनों तरफ कोई भी एक नंबर होता है तो वो कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे को 5 दिख रहा है और यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, गया। यहाँ डिवाइड में 2 है, यहाँ डिवाइड में 4 है, तो इसको डिवाइड करके 2 कर दिया। ठीक है, अब बचा क्या, राइट साइड पे सिर्फ x बचा है, तो यहाँ पर सिर्फ x बचा है, और लेफ्ट साइड पे क्या बचा है, 10/3 इंटू 1/2, 10/3 इंटू ये ऊपर कट चुका है तो 1 बचेगा डिवाइडेड बाय 2, तो इसको मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, 10/6। तो लिख देते हैं 10/6 सिर्फ, बस यही तुम्हारा आंसर हो गया। x इज इक्वल्स टू 10/6 आ रहा है। क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 10 डिवाइड बाई 6 क्या होता है, 5/3, 5/3 भी लिख सकते हैं 10/6 को, तो 5/3 लिख दिया। अब देखते हैं ऑप्शंस तो होंगे नहीं क्योंकि एग्जांपल्स कर रहे हैं, जो तुम्हारे ऑप्शन में हो तुम्हें उसे टिक करना है। मतलब 5/3 हो तो 5/3 कर देना, 10/6 हो तो 10/6 कर देना, नन ऑफ द अबव नहीं करना अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में है तो। लेकिन अगर दोनों है तो क्या करना है, ये सवाल। वैसे तो दोनों होंगे नहीं, लेकिन अगर दोनों है ना तो तुम करके कुछ इन दोनों में से ही कोई आना, तुम्हें ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे अगर बात उठी तो। नहीं तो दोनों के दोनों सही हैं। तो वैसे तो 5/3 करना चाहिए क्योंकि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो वो ज़्यादा बेटर है। दोनों होंगे नहीं, वैसे मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन अगर बाय चांस हो जाते हैं तो मैंने तुम्हें बता दिया 5/3 कर देना, सिंप्लीफाइड है क्योंकि वो। तो यहाँ पर तुम आंसर वेरीफाई कर सकते हो, 5/3 ही है इनका भी और हमारा भी, तो सही है। एग्जाम्पल 2 हो गया। एग्जाम्पल 3 देखते हैं, लेकिन एक सेकेंड, शायद कई बच्चे होंगे जो सॉल्यूशन देख लेते होंगे, तो अब मैंने सॉल्यूशन एकदम स्क्रीन के नीचे कर दिया है, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। आई होप एग्जाम्पल 3 तुम्हें दिख रहा है। तो फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस। एग्जाम्पल 3 कॉपी करता हूँ फिर समझाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर तुम्हें इस पॉइंट तक वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को यार लाइक कर देना, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों ने अब तक लाइक नहीं किया होगा। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, हर चीज़ तुम्हें मैं करके दे रहा हूँ, बस तुम्हें क्या करना है, मुझे सपोर्ट करना है। और एग्ज़ाम्स तक आई होप तुम लोग मुझे इतना सपोर्ट दोगे कि मैं तुम्हारे लिए रिविजनल सीरीज़ भी लाऊंगा और RTPs MTPs की सीरीज़ भी लाऊंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, कॉपी कर लिया मैंने। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, चौथा प्रोपोर्शनल जो है नंबर उसे फाइंड करो। 3 ये तुम्हें गिवन है, तो पहले इन तीनों को नीचे लिखते हैं, 2/3, 3/7 और 4। अब तुम मुझे कहोगे कि आपने तो कहा था कि 3 नंबर्स भी आपस में प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। बिल्कुल मैंने कहा था कि हो सकते हैं, लेकिन इस केस में नहीं है। क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कि चौथा प्रोपोर्शनल फाइंड करो, इसका मतलब कोई चौथा भी होगा इसके साथ, और हमें सेंटर वाले को 2 बार नहीं लेना इस केस में, ठीक है। आई होप मैं क्लियर हूँ, दोनों अलग अलग हैं, मिलाना मत। तो हमें इस बार डी फाइंड करना है, ये डी था मेरा, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, रुको, बढ़िया ना, बिल्कुल। तो ये हमें डी फाइंड करना है, और कैसे फाइंड करेंगे, वही चीज़ जैसा हमने एग्जाम्पल 2 में किया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यही चीज़ करनी है तुम्हें और कुछ भी नहीं करना। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है, 2/3 और डी, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया। इसको हमने इक्वल पुट करना है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के मतलब, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, 4 और 3/7, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा। तो ये हमने कर दिया। अब तुम्हें बस सिंप्लीफाई करते जाना है, तो अब देखो तुम्हारे सामने ही सिंप्लीफाई करूँगा मैं। डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो डी को लेफ्ट साइड छोड़ दो, राइट साइड क्या आएगा, 4 × 3/7, तो राइट साइड था ही। बाहर से आए हो, आवाज़ नहीं आ रही होगी लेकिन आ रही होगी तुम्हें, तो 2 मिनट वीडियो पॉज करता हूँ। ओके, तो अब शुरू करते हैं। हमने डी को फाइंड करना था, तो डी को हमने लेफ्ट साइड छोड़ दिया। राइट साइड क्या था, 4 × 3/7 तो था ही, तो वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये चीज़ जब राइट साइड जाएगी ना, जब ये राइट साइड जाएगी तो ये रेसिप्रोकल कर देंगे हम इसका। क्यों कर देंगे बताता हूँ। सबसे पहले तो ये मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तुम ये बात समझते हो, तो इसके डिवाइड में आएगा 2/3, ठीक है। जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी नहीं है उन्हें मैं समझा रहा हूँ, जिनकी अच्छी है वो तो अब तक आंसर निकाल चुके होंगे। तो तुम्हें मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो चीज़ डिवाइड में होती है वो राइट साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई में आ जाती है, और जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो राइट साइड जाने के बाद डिवाइड में आ जाती है, तो ये डिवाइड में आ जाएगी। अब जब हम इस डिवाइड को हटाएंगे ना, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2/3 नहीं 3/2। क्यों, ऐसा क्यों बताता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर 2/3 था,
तो जब हम इसको राइट साइड लाएंगे तो मल्टीप्लाई करके 2/3 तो लिख नहीं सकते। हम क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड्स को 2/3 से। तो एक तरीके से वो हो गया मल्टीप्लाई करना 3/2 से। और डिटेल में सुनो, मान लो तुम्हारा कोई नंबर है, कोई भी एक नंबर सोचो 1 से लेकर 10 के बीच में, मान लेते हैं 10। मैं तुम्हें कहता हूँ 10 को 5 से डिवाइड करो, तो तुमने कहा ऐसे कर देंगे और 2 आ जाएगा। सही है बात। अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, 10 को 5 से डिवाइड मत करो, 10 को मल्टीप्लाई करो 1/5 से, तब भी आंसर 2 ही आना है। बात वही है, 5 से डिवाइड करो या फिर 1/5 से मल्टीप्लाई करो। हम इसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, देख रहे हो तुम। मतलब अगर तुम्हें रेसिप्रोकल करते हो ना किसी चीज़ का, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना, 5 को 1/5 कर दिया, तो ये रेसिप्रोकल करना होता है। अगर तुम ये चीज़ करते हो तो तुम्हें मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। वही चीज़ वहाँ पर हो रही है, दिखाता हूँ कैसे। दोबारा मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ और तुम्हें समझाता हूँ। ये चीज़ तुम्हारे पास थी, d = 4 × 3/7 मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है इस नंबर से। तो क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 3/2 से? डिवाइड करना था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेसिप्रोकल भी मुझे करना पड़ेगा। ये चीज़ अभी राइट में समझाई थी मैंने यहाँ पर, याद एक बार दोबारा देखो, समझ आ जाएगा। ठीक है, बस यही करना है, मल्टीप्लाई करेंगे अब हम और इसको अब सॉल्व करेंगे। तो d = 2 से 4 गया, यहाँ पर 2 बचा, 2 × 3 × 3 डिवाइडेड बाय 7, मतलब 18/7। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपने d की वैल्यू फाइंड कर ली। क्या ये 1 मिनट के अंदर हो सकता था क्वेश्चन? बिल्कुल हो सकता था, लेकिन मेरे को तुम्हें समझाना है तो मैंने तुम्हें डिटेल में समझाया। 3-4 मिनट तो हमने लगा ही लिए होंगे। अब तुम्हें आई होप समझ आ गया ये, और तुम कर पाओगे। एक बार तुम ऐसे क्वेश्चंस खुद भी बना सकते हो तुम चाहो तो। मान लो तुमने बोला 3, 4, 5, अब फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करो। कुछ भी तुम कर सकते हो चाहो तो तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। तुम फ्रैक्शंस में लो तो तुम्हारे लिए और डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी, मतलब तुम अच्छे हो जाओगे। 3/2, 4/3, 5/6 और फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करो। क्वेश्चंस इसके ऊपर तुम खुद बना सकते हो। और तुम खुद वेरीफाई कैसे करोगे आंसर को? अगर तुम्हारा, देखो, तुम यही स्टेप करोगे जो मैंने करे, अगर उससे वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो तुम्हारा आंसर भी वेरीफाइड हो जाएगा। फिर भी दिक्कत है कमेंट करके पूछ लो, मैं यही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तुम अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। 3 का हमारा भी 18/7 आया था, इनका भी 18/7 ही आया है। ठीक है, अब फोर्थ देखते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। 1 मिनट रुको, आंसर तुम लोग देख लेते हो फिर। आई एम सो सॉरी, वीडियो बीच में पॉज करनी पड़ गई थी किसी कारण से। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस। मतलब तुम्हें 2 नंबर गिवन है और थर्ड प्रोपोर्शन बोल रहे हैं तुम्हें फाइंड करो। इसका मतलब समझ रहे हो तुम? इसका मतलब 3 ही है नंबर आपस में प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब क्या होगा, जो बीच वाला है वो 2 बार लेना है। तो बीच वाला कौन सा है? 9.6। थर्ड तो हमें फाइंड करना है ना, सेकंड और फर्स्ट हमें गिवन है, तो सेकंड कौन सा होगा? वही होगा बीच वाला। तो 9.6 को 2 बार लेना है। अब तुम्हें बोर्ड पे चल के समझाता हूँ। तो ये आ गए हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे। आई होप यार जब हम तुम्हारे मॉड्यूल में थे तब तुम्हें दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी नीचे कर दिया था, तो मुझे नहीं पता, स्क्रीन थोड़ी क्रॉप होती है तो पता नहीं तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं, बट आई होप दिख रहा था। अब देखते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन हमें फाइंड करना है। 2 ये नंबर हमें गिवन है, इसका मतलब क्या होगा? मतलब 9.6 को हमें 2 बार लेना है। केजीज को भूल जाओ, प्रोपोर्शन है ना, केजीज को भूल जाओ। अब देखते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर है 2.4, सेकंड है 9.6। ये जो रेशियो है ये इक्वल होगा 9.6 रेशियो समथिंग के। उस समथिंग को मैंने x कह दिया। इस चीज़ के ऊपर कोई डिस्कशन हमें ज़रूरत नहीं है, हम काफ़ी बार कर चुके हैं। जो नंबर नहीं पता उसे x मान लो। x कोई भी नंबर हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है। 3 प्रोपोर्शंस के केस में 9.6 को 2 बार लिया जाता है, ये चीज़ भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो ये हमें मैंने 2 बार ले लिया। अब इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके जाओ। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे? ऐसे, बहुत ज़्यादा सिंपल था ये तो। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। तो क्या होगा? 2.4 × x = 9.6 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर बन जाएगा। तो लिखते हैं, ये हो गया। आई होप इतना क्लियर है। अब फाइंड कैसे करेंगे x की वैल्यू? x = 9.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.4।
ठीक है, तो तुम्हारे पास कैलसी है, कैलकुलेटर जो भी कहते हो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। 9.6 का स्क्वायर कितना होगा, एक सेकेंड रुको, ये होगा तुम्हारा 92.16। वैसे कैलकुलेशन की नीड नहीं है, तुम समझ चुके हो, कैलकुलेटर पे ये चीज़ तुम कर सकते हो। डिवाइडेड बाय 2.4, 2 मिनट का काम नहीं है ये, तो ये आपका आ जाएगा 38.4। क्या यही आंसर है, देखते हैं। बिल्कुल यही आंसर है, देख सकते हो तुम। 38.4 हमारा भी आया है और इन लोगों का भी आया है। कोई बड़ी बात नहीं थी, ईजी था और हो गया। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछ सकते हो। और देखो यहाँ पर अब तुम लोग कहोगे कि आपने कहा था कि केजीज़ को इग्नोर करो, लेकिन आंसर में केजीज़ है। तो यही चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शंस में तुम्हें घुमाया जा सकता है। एक ऑप्शन दे दिया जाएगा 38.4 और एक दे दिया जाएगा 38.4 केजी। तो तुम्हें कौन सा करना है, तुम्हें केजीज़ वाला करना है, क्योंकि केजीज़ की बात हो रही है। प्रोपोर्शन में कैलकुलेशन के टाइम पे हमें केजीज़ को भूल जाना है, कैलकुलेट करते समय हमें केजीज़ को नहीं देखना, लेकिन जब आंसर आएगा ना तो उसके पीछे आपको केजी लगा देना है। ठीक है, आई होप मैं क्लियर था। और अगर ऑप्शन में ही सिर्फ ये है और नन ऑफ दी अबव है तो कौन सा करना है, तो ये करना है। ठीक है, नन ऑफ दी अबव मत कर देना कि इधर केजी नहीं लिखा था, केजी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, यही आंसर होगा। अब फिर देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ और उसके एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, फिफ्थ भी काफ़ी आसान है, कह रहे हैं फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस। तो बोर्ड पे चलते हैं। तो ये हो गया फिफ्थ एग्जाम्पल कॉपी। और मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जो बीच में है। 2 नंबर तुम्हें गिवन है और मीन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शंस नहीं है, एस नहीं लगा पड़ा, मतलब एक ही नंबर है बीच में। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये 3 नंबर्स के प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हुआ, जब 3 नंबर प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या था, A/B इज इक्वल्स टू B/C था और हमें B की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो B इज इक्वल्स टू √AC था। इसी वीडियो में बताया था ये कैसे आता है, आई होप ये तुम्हें याद होगा। तो B इज इक्वल्स टू √AC है, तो सीधा तुम्हें क्या करना है, B की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो √1.25 इंटू 1.8, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, 1.8 इंटू 1.25 तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ये तुम्हारा आ जाएगा 2.25 और जो भी आएगा रूट वाला बटन दबा देना, तुम्हारा 1.5 आई थिंक आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार मैं भी कैलकुलेट करके, एक सेकेंड रुको। हाँ, तो 1.5 तुम्हारा आ गया। मुझे पता था ये इसका स्क्वायर है, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ तो रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने कैलकुलेट करके देख लिया। तुम्हें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और रूट वाला बटन दबा दो, 1.5 तुम्हारा आंसर। ये चीज़ याद रख लेना कि B इज इक्वल्स टू √AC होता है, ताकि तुम्हें ये चीज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब इस फॉर्मूले को बनाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर कह रहे हैं मीन प्रोपोर्शन तो डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट फाइंड करना है। आई होप मैं क्लियर था। ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और प्लेलिस्ट फॉलो करते रहो, तुम्हें सारी हेल्प होती रहेगी। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, अगर कोई भी डाउट है तो वहाँ पर तुम अपनी कमेंट पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। My head full of steam. I got lucid dreams. I make movie scenes. This not new to me. Greek gon' kill ice cream. Ego my enemy. My heat got entropy. It's all just chemistry.